अगर आप अब भी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसको वोट दें, डोनाल्ड ट्रंप को या कामला हैरिस को, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, इसलिए बड़ी गौर से इस वीडियो को सुनिएगा और फिर अपना फैसला कीजिएगा। बाय द वे 5 नवंबर को इलेक्शंस हैं, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स में अर्ली वोटिंग स्टार्ट हो गई है। मीनिंग ये कि आप चाहें तो अभी से जाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। मैंने रियासत मिशिगन में अपना वोट आज कास्ट कर लिया है। अर्ली वोटिंग, ये आपको इस तरह का स्टिकर मिलता है एंड देन यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू गो अर्ली, अगर आपको लंबी लंबी लाइंस को अवॉइड करना है। एनीवेज, बात करते हैं कि ये दोनों कैंडिडेट किस तरह से एक दूसरे पर मुख्तलिफ हैं। 4 बड़े बड़े पॉलिसी इश्यूज को मैंने इस वीडियो के लिए सेपरेट किया है कि जिन पर ये 4 बड़े इश्यूज हैं जो आपको देखने हैं, जिन पे ये दोनों कैंडिडेट्स किस तरह अपनी अपनी पॉलिसी को लेके उतरते हैं, किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है। नंबर 1, इकोनॉमी, मईशत, यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है। नंबर 2, इमिग्रेशन के हवाले से ये दोनों कैंडिडेट्स में कितना फर्क है, कहाँ कहाँ खड़े हैं। नंबर 3, यहाँ अमेरिका के जो सोशल इश्यूज हैं, इन दोनों पर ये इनकी पॉलिसीज क्या है, ये कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ खड़े हैं। और नंबर 4, फॉरेन पॉलिसी पर और स्पेशली इसराइल के हवाले से, जो कि यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी वोटर पॉपुलेशन का, इस पर ये दोनों कैंडिडेट्स कहाँ पर खड़े हैं। चला इसराइल के बारे में ही पहले बात करते हैं। सबसे पहले इसराइल के मसले को ले लेते हैं कि ये दोनों कैंडिडेट्स ट्रंप और कामला हैरिस एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं। अगर आप सिर्फ इसराइल के पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया को देखते हैं, या सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस इसराइल है कि इसराइल के नजरिए से का लेंस लगाकर अगर आप देखते हैं कि ये दोनों कैंडिडेट्स या इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी रहेगी, तो एक बात तो तय है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट हो या कामला हैरिस, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इसराइल की सिक्योरिटी का जो कमिटमेंट है वो एकदम से क्लियर है। इसमें कोई शक नहीं है कि कल को उठ के इसराइल की किसी के साथ वॉर होती है मिडिल ईस्ट में, इसराइल पे या तो कोई अटैक होता है, इसराइल किसी पर करता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली किसी एक मुल्क के हाथ में नहीं है, बहुत सारे इसमें प्लेयर्स हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें इसराइल को सिक्योरिटी खतरात हैं, तो अमेरिका का ये समझ लें कि अनकंडीशनल सपोर्ट है इसराइल की सिक्योरिटी के हवाले से, स्पेशली मिडिल ईस्ट में अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है, जो अभी रिसेंटली हुए हैं, या इसराइल किसी और कंट्री के साथ वॉर में इन्वॉल्व होता है। तो जहां तक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, यहाँ की जो मिलिट्री फोर्स है, उन्होंने ये क्लियर है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि इसराइल को उन्हें प्रोटेक्ट करना है, जिस तरह वो किसी भी अपने यूरोपियन एलाई को प्रोटेक्ट करेंगे या किसी भी और एलाई को प्रोटेक्ट करेंगे जब इस किस्म की कोई वॉर सिचुएशन होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर अपने लेंस को वाइड करें और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें, और अगर आप अमेरिका के शहरी हैं और आप ये देखते हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, अमेरिका को दूसरी जंगों में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो यहां पर हमें डिफरेंस नजर आता है इन दोनों कैंडिडेट्स में। कामला हैरिस और उनके जो बॉस हैं, अभी जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो काफी अरसे से एक वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। उस वॉर को उन्होंने बहुत ही खुला सपोर्ट किया है और 12 अमेरिकन वोटर्स को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वॉर को जारी रखा जाए, इस वॉर में इन्वॉल्वमेंट रखी जाए ताकि रशिया के इन्फ्लुएंस को यूरोप में रोका जाए। और इस वॉर को लड़ने के लिए अमेरिका ने ना सिर्फ अरबों डॉलर खर्च किए हैं यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, बल्कि कुछ एनालिसिस के मुताबिक कुछ मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की भी बात हो रही थी। बीच में कुछ खबरों में आया था कि अमेरिका की थोड़ी बहुत मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट भी है, कहीं पे नहीं भी है। लेकिन ये वॉर अगर प्रोलॉन्ग होती है, जो कि हो रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई, तो कामला हैरिस या डेमोक्रेटिक पार्टी का इसमें क्लियर स्टैंस है कि वो अमेरिका का सपोर्ट कंटिन्यूस रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऑन द अदर हैंड पहले दिन से इस वॉर के खिलाफ है और उनका ओवरऑल एक अंडरलाइनिंग आर्ग्यूमेंट ये है कि अमेरिका को अब किसी भी मजीद जंगों में इन्वॉल्व नहीं होना है। ये जितने पैसे जो यूक्रेन वॉर में खर्च हो रहे हैं, बाकी जगहों पे इराक का एक्सपीरियंस उन्होंने देख लिया, अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस देख लिया, अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन स्पेशली ऑन द राइट साइड जो ट्रंप की साइड पे है, और ट्रंप भी इस बात को वो करते हैं कि अमेरिका को मजीद जंगों में मुस्तकबिल में इन्वॉल्व नहीं होना है। और बनती कोशिश अमेरिका की ये होगी कि चाहे मिडल ईस्ट हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, अमेरिका की पहली पॉलिसी, पहला प्रेफरेंस ये होगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते हैं, कि अमेरिका किसी वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा और तमाम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया जाएगा। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर वो जीत आते हैं, तो प्रेसिडेंट का हलफ लेने से पहले ही वो यूक्रेन की जो वॉर है रशिया के साथ, वहां पे उस टेरिटरी में
पीस एक अकॉर्ड या कोई सेटलमेंट कर देंगे और उस वॉर को ख़त्म करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप अमेरिका की नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी को अगर देखें तो ट्रंप का आर्ग्यूमेंट ये है कि अमेरिका शुड बी नॉन इंटरवेंशनिस्ट, और जहाँ तक डेमोक्रेट्स की बात है, अभी जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। और बेसिकली तस्वुर ये किया जाता है कि जो वॉर मशीन है या जो वॉर में इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, वो इस साइड पे डेमोक्रेट की तरफ ज़्यादा हैं करंट सिचुएशन में, कि जिसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट फॉरेन वॉर्स में वो सपोर्ट करते हैं। अब बात आती है इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से काफ़ी क्लियर हैं, जब से उनकी पहली प्रेसिडेंशियल कैंपेन चली थी, पहली टर्म में भी और अब भी। वो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ, स्पेशली अमेरिका के जो सदर्न बॉर्डर से, जो मेक्सिको के साथ बॉर्डर है, वहां से जो इलीगल इमिग्रेशन अमेरिका में हो रही है, और कुछ अंदाजों के मुताबिक पिछले 3-4 सालों में मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में दाखिल हुए हैं। और इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद कुछ अंदाजों के मुताबिक, कुछ लोग कहते हैं 11 मिलियन, कोई 15 मिलियन, कोई 20 मिलियन, यहाँ तक पहुँच गई है। और डोनाल्ड ट्रंप इसके सख्त खिलाफ हैं। उनका ये कहना है कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो अमेरिका में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जो उनकी नज़र में, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अमेरिका की बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। अमेरिका का वेलफेयर सिस्टम जो है, जहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री में चीज़ें मिलती हैं, उसको ओवरलोड कर रहे हैं। अमेरिका में इमिग्रेंट क्राइम बढ़ रहा है, या जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं, जो इमिग्रेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स कम डॉलर लेके कम तनख्वाहों पे काम कर लेते हैं, और जो लीगल लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे वो जॉब नहीं कर पाते क्योंकि कम तनख्वाह में कंपटीशन ज़्यादा होता है इलीगल की वजह से। तो वो अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने काफ़ी क्लियरली अनाउंस किया है कि वो एक मैस डिपोर्टेशन करने वाले हैं, मीनिंग ये कि जो इलीगली अमेरिका में मौजूद हैं उन लोगों को अमेरिका से बाहर करने के लिए उनकी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव होगी। जहाँ तक लीगल इमिग्रेशन की बात है, और बाय द वे इलीगल इमिग्रेशन पे कमाला हैरिस या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से जब भी मीडिया में या पॉलिसी वाइज उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, तो वो उनकी तरफ से वो एनर्जी या एक कहें कि गुस्सा इलीगल इमिग्रेशन की तरफ नज़र नहीं आता, बल्कि उनका कहना यह है कि हमें हमारा इमिग्रेशन सिस्टम जो है उसको मजीद स्ट्रेंथन करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। जो एक वेग से कॉन्सेप्ट है वो बात करते हैं, क्लियर पॉलिसी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो इन अ वे इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे जितना डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। जहां तक लीगल इमिग्रेशन की बात है, उस पे ये दोनों कैंडिडेट्स किस तरह मुख्तलिफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक पॉलिसी भी अनाउंस की थी कि अमेरिका का जो लीगल इमिग्रेशन सिस्टम है वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ना कि कोई कोटा सिस्टम पे। जैसे कि अमेरिका का बहुत वाइड इमिग्रेशन सिस्टम है, अच्छे खासे लोग यहाँ पर फैमिली इमिग्रेशन के जरिए आते हैं। अगर कोई सिटीजन बन जाए तो वो अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों तक को स्पॉन्सर कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का इस मामले में ये कहना है कि जो भी अमेरिका की इमिग्रेशन होनी चाहिए वो मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। इसीलिए अभी हाल ही में उन्होंने एक पॉलिसी भी अनाउंस की थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े कॉलेजेस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो ग्रेजुएट हो जाएं तो वो एक अमेरिका के लिए अच्छी बात है। और बजाय इसके कि हम उनको वापस भेज दें, उनको इमिग्रेशन ना दें, उनको ग्रीन कार्ड देकर ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अमेरिका में रहें और अमेरिका में अपने टैलेंट को स्पेंड करें। डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव रही है पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस में भी, और इमिग्रेशन के हवाले से वो भी बड़े ओपन हैं। वो चाहते हैं मजीद इमिग्रेशन हो, लेकिन जहाँ तक इलीगल इमिग्रेशन की बात आती है वो उस पर भी सॉफ्ट नज़र आते हैं। एक और प्रपोजल जो डेमोक्रेट्स की तरफ से इलीगल इमिग्रेशन को देखकर बारहा हमने देखा है, वो डायरेक्टली जो बाइडन की तरफ से नहीं, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी के कुछ ओहदेदारान हैं जो मुख्तलिफ स्टेट्स में अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स देते हैं, उनकी तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया है इलीगल इमिग्रेंट्स को। मीनिंग ये कि वो ये चाहते हैं कि एट सम पॉइंट जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में मौजूद हैं उनको किसी ना किसी तरीके से सिटीजनशिप दी जाए या कोई एक लीगल रास्ता उनके लिए खोला जाए। इस बात को रिपब्लिकन्स जो हैं वो शक की नज़र से देखते हैं। उनका इल्ज़ाम डेमोक्रेट्स पर यह है कि ये जितने भी इलीगल हैं उनको आप किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे सिटीज़न बनाकर उनसे फिर आप वोट डलवाएंगे। जाहिर सी बात है वो जब सिटीज़न बन जाएंगे तो यहाँ के वोटर बन जाएंगे, और क्योंकि ये आपके पोटेंशियल वोटर हैं इसलिए आप उनको यहाँ का सिटीज़न इलीगल्स को बनाना चाहते हैं। और यहाँ की वोटिंग में क्योंकि वो अगर इवेंचुअली आपको वोट करते हैं तो आपका फ़ायदा होगा, इसलिए एक पॉलिटिकल डिसीजन है ना कि ये एक पॉलिसी डिसीजन है। तो वो उस पर भी उन पर इस बार तनकीद होती है। लेकिन बहरहाल इस बार सोशल मीडिया को अगर आप देखें, कन्वेंशनल मीडिया पे तो इतना ही, लेकिन सोशल मीडिया पे आम वोटरों में भी इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। और लोग ये चाहते हैं
कि इलीगल इमिग्रेशन, और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी क्राइम वेव्स हमें नज़र आई हैं कुछ स्टेट्स में जिन्हें डायरेक्टली इलीगल इमिग्रेशन के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज से जो क्रिमिनल्स या कोई गैंग से रिलेटेड लोग यहाँ पे इमिग्रेट होके आए हैं, वो कुछ स्टेट्स में सीरियस किस्म के क्राइम्स भी कर रहे हैं। तो लोग काफ़ी इस मामले में बड़े सीरियस हैं, परेशान हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए, और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बड़े पॉपुलर हैं अपने इस पॉलिसी के हवाले से। तीसरा बड़ा इशू, जो कि शायद सबसे बड़ा इशू है मेजॉरिटी अमेरिकन वोटर्स के लिए, वो है यहाँ की इकोनॉमी, पैसा। लोगों को ये देखना है कि उनकी जेब में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। इस बार अमेरिका में करंट हालात ऐसे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई तारीखी हद तक पहुंच चुकी थी रिसेंटली, और अभी भी काफ़ी महंगाई है, और इस मामले को लेकर लोग बड़े परेशान हैं। लोगों के ग्रोसरी बिल्स ऊपर जा रहे हैं, लोगों की जो घर ख़रीदने की जो सख्त है, पावर है, वो कम से कम होती जा रही है, घर हाउसिंग जो है महंगी हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें पॉलिसी डिफरेंस समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रा समझा दूं कि ये है क्यों महंगाई, या ये मसला क्या है। हम सबको पता है कि आज से 4 साल पहले एक वबा आई थी, और उस वबा से डील करने के लिए हमारे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस थे पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका में हो या बाकी कंट्रीज़ में, और उनके जो इंटेलेक्चुअल्स, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी तरफ से इस वबा को डील करने के लिए कुछ पॉलिसियाँ आई थी। और उस पॉलिसियों में सबसे बड़ी पॉलिसी ये थी कि तमाम मुल्कों में लॉकडाउन लगा दिए जाएं, पूरी इकोनॉमी बंद कर दी जाए, वगैरह वगैरह, जिसके नतीजे में सीरियस किस्म के इकोनॉमिक चैलेंजेस पैदा हुए। प्रोडक्टिविटी पूरी दुनिया में कम हुई है, मीनिंग ये कि जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, और लोगों के रोज़गार पे लात पड़ी है, लोगों के बिजनेसेस ठप हो गए हैं, बहुत सारे और मसले मसाइल हो गए, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, इस सारे मामले से डील करने के लिए ना सिर्फ अमरीकी हुकूमत बल्कि पूरी दुनिया में, और स्पेशली अमरीकी हुकूमत ने लोगों को अपनी तरफ से फ्री में बहुत सारा पैसा दिया है। बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ से दिए हैं? पैसे छाप के। तो जो प्रॉब्लम खुद हुकूमतों ने क्रिएट की थी, ये लॉकडाउन लगा के या बाकी चीज़ें क्रिएट करके, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन पैदा हुई, यानी पैदा इन्फ्लेशन की भी हुकूमतों ने है, और अब आके ये कहते हैं कि सॉल्व भी हम खुद ही करेंगे। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये दोनों कैंडिडेट्स इस पर कहाँ खड़े हैं। जब भी कामला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा जाता है कि जी आप इकोनॉमी के हवाले से आप क्या करेंगे, तो कामला हैरिस से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब ये होता है कि जी मेरी हुकूमत में आने के बाद वो जो है लोगों को टैक्स क्रेडिट्स देंगी, या हाउसिंग, अगर किसी को घर ख़रीदना है तो उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी कोई $25,000 की, या फिर आप अगर फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आपको रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उसमें फैमिली टैक्स क्रेडिट की बात की जाती है। मीनिंग ये कि किसी ना किसी तरीके से उनको ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट दिए जाएंगे ताकि आपके जो रोज़मर्रा के बिल्स हों वो कम है। विच इन अदर सेंस, इन अदर वर्ड्स, ये वही वाली बात है कि इस प्रॉब्लम, जिस चीज़ ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व की है, यानी पैसे छापना हुकूमत की तरफ से, वो मजीद उस पर इंडिकेशन दे रही है कि अब हुकूमत आएगी तो हम मजीद, क्योंकि जब ये पैसे दिए जाएंगे लोगों को तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? फ्री में तो नहीं आते, वो छापे जाएंगे, उधार लिए जाएंगे, वो उसकी जो गवर्नमेंट की जो डेट है या उधार लेने के जो हुकूमती कर्जे हैं वो बढ़ेंगे, और उसके नतीजे में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप को ये सवाल पूछा जाता है कि जी आप इन्फ्लेशन से किस तरह डील करेंगे, तो उनका जवाब ये होता है कि जी सबसे बड़ी बात हमारी इन्फ्लेशन या जो महंगाई है, खासकर रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदना में, उसमें एनर्जी कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रखती है। चाहे आप घर बना रहे हों या ग्रोसरीज को स्टोर्स में मूव कर रहे हों, या दुनिया की कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उसमें एनर्जी, यानी आपके मुल्क की एनर्जी, तेल की, पेट्रोल की, गैस की कीमतें कितनी हैं वो अफेक्ट करती हैं। यानी अगर गैस पेट्रोल की कीमतें अमेरिका में कम आएंगी तो उनका कहना यह है कि उसकी वजह से बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी। तो एनर्जी पे उनका काफ़ी फोकस है, और उनका ये है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका की एनर्जी कॉस्ट जो अभी लोग पे कर रहे हैं उसको ऑलमोस्ट हाफ तक हम ले आएंगे। और वो किस तरह लाएंगे? उनका कहना यह है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और बाकी जो एनर्जी के ज़खायर हैं उनको एक्सप्लोर करेगी। मज़ीद एक्सप्लोरेशन होगी जो कि पहले नहीं हो पा रही थी, रेगुलेशंस उन सब की वजह से। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम उसको मज़ीद एनर्जी एक्सप्लोरेशन करेंगे। उनका एक नारा है ड्रिल बेबी ड्रिल, मीनिंग ये कि अमेरिका में जितनी ज़्यादा ड्रिलिंग करेंगे, यानी अमेरिकी ज़मीन से जितने ज़्यादा ज़खायर निकालेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा है। वो एनर्जी कॉस्ट कम करेंगे और उसकी वजह से अमेरिका में चीज़ों की महंगाई भी कम होगी।
एक और बड़ा मसला जो कि मईशत से, इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो है टैक्सेशन। डेमोक्रेट्स या कामला हैरिस की जो पार्टी है वो हमेशा से ज्यादा टैक्सेस लेने पर फोकस करते हैं। मीनिंग ये कि उनका ये कहना है कि जितना ज़्यादा हुकूमत टैक्स कलेक्ट करेगी, स्पेशली बिजनेसेस से, या जो भी लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, अमीर लोग हैं, मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, या जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, इवन छोटे भी बिजनेस हैं जो कि एक खास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जाते हैं, उनसे जितना ज़्यादा हम टैक्स लेंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑपोजिट व्यू है। उनका यह है कि हमें अमेरिका में टैक्स कम करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ इंडिविजुअल्स पे बल्कि कंपनीज पे भी। अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट अमेरिका में तकरीबन 20-25% के करीब है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप पहले कम लेके आए थे। कामला हैरिस को अगर पूछें तो वो इस टैक्स को बढ़ाने की बात करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप से अगर आप बात करें तो वो इस टैक्स को मजीद कम करने की फेवर में है, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका में जितना ज़्यादा हम टैक्स लोगों से वसूल करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मीनिंग ये कि लोगों को इंसेंटिव मिलेगा अमेरिका में चीज़ें मैन्युफैक्चर करने का, और जब आप टैक्स लगाते हैं तो लोग डिस्करेज होते हैं। तो ये बहरहाल ये एक बड़ा डिफरेंस, पॉलिसी डिफरेंस है इन दोनों के मामले में, जो कि दोनों कैंडिडेट्स इस मामले पे क्या कहते हैं। और फाइनली सोशल इश्यूज पे, अमेरिका के जो बड़े बड़े सोशल इश्यूज हैं, इन पर ये दोनों कैंडिडेट्स कहाँ खड़े हैं। और जब मैं सोशल इश्यूज की बात करता हूँ, सबसे बड़ा रिसेंटली यहाँ पर अबॉर्शन राइट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक रूलिंग आई थी। कुछ अरसे पहले तक अमेरिका में अबॉर्शन पर नेशनल जो है कोई पाबंद, इनफैक्ट इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अमेरिका में नेशनल प्रोटेक्शन थी अबॉर्शन के हवाले से। यानी पूरे अमेरिका में अगर आप कोई अबॉर्शन करवाना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन था, उसमें ये था कि तमाम इंडिविजुअल्स को ये हक है कि वो इस हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहें तो उनकी स्टेट्स या कोई लोकल कवानीन उनको नहीं रोकेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर अमेरिका में कोई अबॉर्शन कराना चाहता था तो वो मुकम्मल लीगल है और वो कर सकते थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना केस है जिसको स्ट्राइक डाउन किया है, जिसकी वजह से अब ये फैसला जो है वो एक नेशनल प्रोटेक्शन जो होती थी अबॉर्शन पे वो हट गई है। और अब ये सवाल हर स्टेट लेवल पे डिसाइड किया जा रहा है कि ये किसी भी स्टेट में अबॉर्शन अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टेट्स में ये अबॉर्शन अलाउड है, कुछ स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट में समहाउ अलाउड है, वो कुछ मुख्तलिफ किस्म के लॉज लेके आ रहे हैं। जब कामला हैरिस से ये सवाल पूछा जाता है तो इस मामले में वो बड़ी क्लियर है। उनका ये कहना है कि अमेरिका में ये नेशनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ख़वातीन को ये बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए कि वो जब भी चाहें, जो भी अपनी बॉडी के हवाले से डिसीजन लेना चाहती हैं, स्पेशली अबॉर्शन के हवाले से, दे शुड हैव टोटल फ्रीडम इन डूइंग व्हाटसोएवर। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी डिफरेंस है, उनका जो बिलीफ है, उनका बिलीफ ये है कि वो अबॉर्शन के खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि अबॉर्शन हो। लेकिन जहाँ तक पॉलिसी की बात आती है, वो भी नेशनल बैन के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि मैं नेशनल कोई बैन नहीं लेके आना चाह रहा, लेकिन अगर स्टेट लेवल पे कोई लॉ आता है, वहाँ के लोग अगर वहाँ के वोट करके उसको बैन करते हैं या जो भी करते हैं तो वो उनका डिसीजन है। उनका ये कहना है कि फेडरल हुकूमत की तरफ से जो एक नेशनल बैन लोग ये तस्वर किए जा रहे हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में होगी, वो उस बैन के खिलाफ है। इसके अलावा हालिया दिनों में अमेरिका में काफ़ी डिबेट छिड़ी है कुछ सालों में कि अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में, मीडिया में, कल्चरल, एक जितना भी पॉप कल्चर है उसमें बहुत सारे इश्यूज इतने आम हो गए हैं जिनको नॉर्मलाइज किया जा चुका है, स्पेशली होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से या ट्रांसजेंडरिज्म के हवाले से। उस पे दोनों कैंडिडेट्स का काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। यानी अगर आप डेमोक्रेट्स को पूछें, कामला हैरिस को, जो कि अमूमन सेक्युलर तस्वुर किए जाते हैं, वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि ये ट्रांसजेंडरिज्म जो है, या गे राइट्स हैं या होमोसेक्सुअलिटी हैं, ये सोसाइटी का हिस्सा हैं और इन्हें कहीं भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। इफ़ एनीथिंग, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और इस स्पीच को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ भी कल्चरली इस चीज़ की रिफ्लेक्शन हम स्कूलों में या कहीं पे भी देखते हैं तो इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप से अगर पूछें उनकी पार्टी से, तो वो बड़े इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि स्कूलों से या बाकी कल्चरल जो एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे मीडिया है, हॉलीवुड है, डिज्नी के कार्टून्स वगैरह जो भी हैं, इनकी पार्टी से पूछा जाए तो वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। और वो ये कहते हैं कि ये इस किस्म की पॉलिसियाँ या ये सोशल इश्यूज़ या इन चीज़ों को, इन प्रैक्टिसेस को नॉर्मलाइज करना सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है, और वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। स्पेशली जो रिलीजियस तबका है वो इस मामले में इनका सपोर्ट करता है कि नहीं, ये वाकई में इन चीज़ों को हमें स्कूल से और पॉप कल्चर से दूर रखना चाहिए। ये थे कुछ बड़े बड़े डिफरेंसेस। आई एम श्योर एक लंबी लिस्ट है इन दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान, बट ये कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स थे जो आई होप आई मेड सम क्लैरिटी विद इट, एंड आई होप यू कास्ट योर वोट. Good luck with everything, and make your decision. Thank you so much. See you next time.